हेलो बाबू, कैसे हो आप सब। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध। तो अगर आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक तो होने वाला है कंप्लीट ये दोनों टॉपिक, क्योंकि एक बात और याद रखिएगा, अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते हैं तो एक और टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसको कहते हैं क्या? तो विशिष्ट चालकता। तो अभी तक हम लोग क्या देखें? तो अभी तक हम लोग देखें चालकता। आज हम लोग क्या देखेंगे? तो विशिष्ट चालकता। तो इसका मतलब क्या है कि अब रेसिस्टिविटी क्या है और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या है। तो बने रहिए ना, देखिए कैसे किसे कहेंगे तो क्या होता है। तो जैसे ही हम अगर आपको एक बुक रेफर्ड करते हैं तो दिनेश का अगर वॉल्यूम 1 इंग्लिश मीडियम में आप अगर देखते हैं पेज नंबर 320 के करीब, तो क्या वहां पर डिफाइन किया गया है कि रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टेंस। अच्छा, रेसिस्टिविटी जो होता है, प्रतिरोधकता जो होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है। ध्यान से सुनना, प्रतिरोधकता हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। प्रतिरोधकता जो होता है प्रतिरोध के बराबर होता है। तो कब? जब ऑब्जेक्ट, जो मटेरियल लिया जाता है, जो कंडक्टर लेंगे हम, अगर उसको यूनिट फॉर्म ऑफ क्यूब ले लें, तब मतलब क्या ले लें हम? इकाई घन के रूप में लें तो ये कैसे होता है, इन सारी चीजों को हम समझेंगे, पढ़ेंगे और बिल्कुल देखेंगे एक एक पॉइंट तोड़ तोड़ कर। तब तक ले तो आपको हम इतना ही बता दें कि रेसिस्टिविटी जो होता है और रेसिस्टेंस से कोरिलेट, मतलब एक रिलेशन है उसके बीच में। तो हम देखने का प्रयास करते हैं क्या क्या रिलेशन है, कैसे रिलेशन है इस सारे चीजों को। तो जैसे ही आप देखने लगेगा तो जो हम टॉपिक देते हैं, तो रेसिस्टेंस समझना जरूरी है। रेसिस्टेंस ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो रेसिस्टेंस के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। तो थोड़ा और जानकारी लेते हैं कि रेसिस्टेंस किन बातों पर निर्भर करता है। रेसिस्टेंस कैसे, कब बढ़ सकता है और कब घट सकता है। किसी मटेरियल्स का क्या क्या फैक्टर्स होगा जो रेसिस्टेंस को प्रभावित करेगा। तो अगर इन सारे चीजों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो रेसिस्टिविटी को समझना बहुत आसान हो जाएगा और इसी से निकल के आ जाएगा रेसिस्टिविटी। तो जैसे ही हम एक टॉपिक देखते हैं कि क्या होता है, तो रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। तो ध्यान से सुनिएगा, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये भी याद रखें कि ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है जो अभी हम बोले कि चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। तो किस पर निर्भर करता है, तो हम आपको एक एक करके समझा देते हैं। प्लीज आप ध्यान से सुनना और इस वीडियो को तो समझ से ही लेना बिल्कुल। तो जैसे ही आप देखते हैं तो सबसे पहला डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल्स पर। तो आपको एक बात ही समझा देते हैं, कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो आप जानते भी होंगे, 10th क्लास में ही सुने होंगे आप लोग, कि इजिली फ्लो को अलाउ कर देता है। ठीक है, तो हम आपको ज्यादा घुमाएंगे नहीं। ओम का नियम जो हम आपको समझाए थे और ओम के बारे में बताए थे, तो ये भी बताए थे आपको ओम के लिए कि ओम जो था वो जो फ्लो समझा रहा था, तो पानी का एग्जाम्पल लिया था। एग्जाम्पल ऑफ फ्लो ऑफ वाटर पर समझा दिया था करंट को। तो हम भी वही चीजें लेकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे ही आप फ्लो लीजिएगा तो कुछ पाइप होते हैं जिस पर क्या होता है, जिससे लिक्विड को अगर पास कराया जाए तो आराम से फ्लो हो जाएगा। अरे जो स्मूथ होगा वो फ्लो हो जाएगा। तो वही बातें हैं कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जो करंट को अलाउ करते हैं इजिली पास करने के लिए। तो इसका मतलब होता है नेचर ऑफ मटेरियल्स। तो कुछ मटेरियल्स का नेचर होता है जो उसके फ्लो को अलाउ करता है। तो पहला जो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पर। दूसरा ध्यान से देखिए, टेम्परेचर पर। हम आपको बोले पहले ही कि अगर लिक्विड को पास कराया जाए और टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा। ऐसे तो हम लिक्विड पर ले रहे हैं इस चीजों को, लेकिन उसको हम समझाएंगे कि टेम्परेचर का फंक्शन क्या होता है, ये भी समझना है हम लोग को। लेकिन अगर लिक्विड पर ही ले तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो लिक्विड का मतलब जो डेंसिटी होता है हल्का डिफर कर जाता है और फ्लो तेज हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है। तीसरा चीजें क्या है, तो डायमेंशन। तो डायमेंशन का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे तो डिपेंड करता है 4 चीजों पर। कुछ जगह पर लिखा रहता है 4, मतलब फैक्टर्स 4 लेते हैं हम लोग, तो फैक्टर्स 4 ही हम लोग लेंगे। लेकिन नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर 2 कॉमन नहीं है। और उसके नीचे डायमेंशन जो है, इसके लिए क्या हो जाएगा, लेंथ एंड एरिया। तो हम 2 चीजें ले लेते हैं यहां पर कि एक लेंथ भी हो सकता है, डायमेंशन का मतलब लेंथ और एरिया। तो जब हम मटेरियल का लेंथ और एरिया लेने लगेंगे तो यही चीज है। तो डायमेंशन जो रेसिस्टेंस होता है, ध्यान से सुनना, जो रेसिस्टेंस होता है, अच्छा रेसिस्टेंस, किसी भी मटेरियल का रेसिस्टेंस जो होता है वो उसके लेंथ और एरिया पर भी डिपेंड करता है। अरे वही चीज ना हम कह रहे हैं कि जब दिनेश के वॉल्यूम 1 इंग्लिश वाले में समझाया गया तो वहां कहा गया क्यूब, यूनिट क्यूब।
अच्छा, तो यूनिट क्यूब का मतलब क्या? लेंथ इंटू एरिया इक्वल टू वॉल्यूम ही होता है ना। तो जैसे ही आप 1 लेते हैं, तो अभी आपको हम आगे समझा देंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है वो, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम एक बार इरेज करके आपको एक एक करके समझा देते हैं, तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला जो चीज है कि रेजिस्टेंस किस चीजों पर निर्भर करेगा, डिपेंड किस पर करेगा। तो जैसे ही हम कहते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से देखिएगा क्या लेते हैं। हम एक कंडक्टर ले लेते हैं, हम एक और कंडक्टर ले लेते हैं, ध्यान से देखना। अगर यहां से फ्लो होना है, ठीक, ऐसे भी आप जानते होंगे कि यहां अगर करंट का डायरेक्शन इस साइड में है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस साइड में हो जाएगा, वो अपोजिट हो जाएगा। वो तो चीजें आप बिल्कुल क्लियर समझते हैं, आप लोग अगर पीछे के वीडियोस को सारे देखें तो ये तो ऐसे फ्लो हो रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब कोई फ्लो होगा यहां से, करंट का डायरेक्शन हम ऐसे लें, ठीक है, करंट का डायरेक्शन अगर इधर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, करंट का डायरेक्शन हम ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नहीं, करंट का डायरेक्शन। तो जैसे ही हम इधर ले रहे हैं, तो यहां से यहां तक, तो इसका अगर लेंथ हम लेते हैं L, तो हम आपको एग्जाम्पल लेते हैं। अगर रास्ता छोटा होगा, रास्ते अगर छोटे होंगे, तो विरोध कम होगा, कठिनाई कम होगा। रास्ते बहुत लंबे हो जाएंगे, तो विरोध या कठिनाई आपका बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर L इंक्रीज करेगा, ध्यान से सुनना, अगर L इंक्रीज करेगा, तो L इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा कि हमारा R भी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि लेंथ जब बढ़ेगा तो उसको यहां से यहां तक ना आना है। अगर पानी ही इसमें आए तो यहां से यहां तक ना आना है, तो विरोध अगर थोड़ा थोड़ा ही हो रहा है तो बहुत ज्यादा विरोध हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि अगर L बढ़ेगा तो R बढ़ेगा। तो पहला जो पॉइंट हुआ इसका, तो पहला पॉइंट क्या लिखेगा आप, तो चालक की लंबाई, द लेंथ ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, या रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको आप हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है। तो यही बात हम लिखेंगे सबसे पहला, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ये बातें तो आप समझ गए होंगे। तो ये पहला कंडीशन है, और उसके ऊपर में जो हम बोले हैं उसके हिंदी को आप जरूर लिख लीजिएगा। अगर इंग्लिश लिख रहे हैं तो इंग्लिश लिख लीजिएगा। जैसे ही आप क्या कहिएगा, तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी में नहीं लिखना, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर आप हिंदी में कहो तो आप ये कह सकते हो कि चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती। ये तो देख कर ही लग रहा है ना क्लियर सा चीजें। अब दूसरा क्या होता है वो देखो, तो फिर आर, क्योंकि हम बार बार तो आर ही ले रहे हैं ना, तो आर, अब हम कहते हैं कि ठीक है रास्ता तो ये दोनों है, अब हम सेम लेंथ ले लेते हैं, मतलब जितना, अगर इसको पिछला बार में लेना होता तो L1 लेना चाहिए था इसको, कोई बात नहीं, ऐसे तो हम एग्जाम्पल के तौर पर नहीं ले रहे थे। अब ध्यान दो, अब हम क्या करें कि इसको थोड़ा सा मिटा दें और इसका जो एरिया है बढ़ा दें। तो अगर हम इसका एरिया बढ़ा देंगे तो एरिया अगर ज्यादा हो जाएगा, अगर ये A है तो ये A1 हो जाएगा, और अगर ये बड़ा हो जाए, एरिया बड़ा हो जाए, तो हम आपसे कहते हैं कि रास्ता, इसके पहले ही आपको समझाएं कि अगर रास्ते जो है वो चौड़े हो जाए, मतलब ये एक बात ही और याद रखिएगा, ये सब चीजें एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं। ये 100% जो आप ये समझ नहीं लीजिएगा कि हाँ यही है, हाँ समझने के लिए, क्योंकि आपको हम बताए हैं कि जैसे ही आप इसको आसान करके समझ सकते हैं कि आपको भूले नहीं, इसलिए तो जैसे ही आप इसका एरिया ज्यादा लेंगे तो फ्लो को आसानी होगा, मतलब उसका विरोध कम होगा।
तो जैसे ही इसके एरिया को अगर ज्यादा लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, तो एरिया जब ज्यादा हो जाएगा तो आर कम हो जाएगा, अच्छा विरोध कम हो जाएगा। अगर बहुत पतला सा पाइप ले लें, उससे पानी गुजारने का प्रयास करें, एक बहुत मोटा सा पाइप ले लें, पानी गुजारने का प्रयास करें, तो पतले से पाइप में आपको प्रेशर ज्यादा, मतलब विरोध ज्यादा हो जाएगा, और मोटा सा जो पाइप है उसमें विरोध कम होगा। तो यही बातें हम कह रहे हैं कि अगर एरिया बढ़ेगा, ध्यान से देखना, यहां अगर एरिया बढ़ रहा है तो प्रतिरोध घट जाएगा। मतलब अगर हम दोनों लिख दें तो ध्यान से देखना, इसके लिए सिर्फ देखना, तो इसके लिए क्या होगा, अगर हम यहां पर आर ले लें और ए ले लें, तो हम आर और ए ले लें, तो जैसे ही हम क्या देखने वाले हैं कि अब आर बढ़ेगा, एरिया बढ़ा रहे हैं, तो जब एरिया बढ़ेगा इसमें, इस वाले में, तो एरिया बढ़ेगा तो आर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज है, अगर इसी में उसके ऊपर वाले में एरिया घट रहा है तो आर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रतिरोध विरोध बढ़ जाएगा। तो ये बातें क्या हो गया कि आर जब बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, मतलब जस्ट रिवर्स हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, या आप कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एक बात और याद रखें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल लिखना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो आप अब इसको लिखेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल, रेसिस्टेंस जो होता है मटेरियल का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, तो इसको हिंदी में लिखेंगे किसी पदार्थ का प्रतिरोध। ठीक है, किसी पदार्थ का प्रतिरोध उसके काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वही तो बोल रहे हैं। अब जैसे ही इस दोनों को, तो हम इसको हटा देते हैं, तो जैसे इस दोनों को, तो हम क्या कहेंगे, कंडीशन 2 हो चुके हैं, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, आप नहीं मिले इक्वेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/। अब दोनों इक्वेशन से अगर देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को यहां हटाएंगे, इक्वालिटी से उसको रिप्लेस करेंगे, इक्वल से रिप्लेस करेंगे, तो क्या होने वाला है यहां पर, आर इक्वल टू, तो यही एक सिंबल, तो जो हम लोग कांस्टेंट लेते हैं उसको ऐसे ले लेते हैं एल। तो यहीं पर जो आ रहा है, जो सिंबल आप देख रहे हैं पी टाइप से है, थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं रो। इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, रो। ए जो चीजें हो गया, ए हो गया रेसिस्टिविटी। इस सिंबल का नेम है रो और इसको कहते हैं रेसिस्टिविटी, और ये हुआ अपना फॉर्मूला। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से अगर देखिएगा तो बिल्कुल समझ में भी आने वाला है। अब आप कहिएगा सर आप डेफिनेशन जो बोले थे उसके ऊपर थोड़ा समझा दीजिए इसको, तो ध्यान से देखिए ना, डेफिनेशन हम जो बोले थे उसमें, अगर आप व्हेन यूनिट लेते हैं और फिर उसके बगल में एल इक्वल टू भी क्या लेते हैं, यूनिट लेते हैं 1, तो जैसे ही 1 1 रख देते हैं तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपना रो हो जाएगा। यही चीजें हम आपको समझा रहे थे, जब एरिया और लेंथ यूनिट लेते हैं तो हमारा आर क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो यहां तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, लेकिन एक और चीजें हैं जो इसमें आप ध्यान देने वाला चीजें, तो हम लोग फॉर्मूला पहले लिख लें। ध्यान से देखो, अब फॉर्मूला हमारा निकल कर कितना आ गया, तो फॉर्मूला आया अपना R इक्वल टू रो L/A। कंप्लीट। अब हमको चाहिए कि रो इक्वल टू, क्योंकि हम उस समय से तो रो का ही बात कर रहे हैं ना, हमको तो रेसिस्टिविटी चाहिए ना, तो रेसिस्टिविटी के लिए आप क्या कर सकते हो, तो कॉमनली चीजें हैं, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, और इससे इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा रो एल इक्वल टू आर ए। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल हो जाएगा। यहां तक तो क्लियर है।
अगर यहां तक आपका क्लियर है तो ध्यान से देखना। तो ये हुआ आपका रो का फॉर्मूला। तो जैसे ही रो का फॉर्मूला हुआ तो रो का यूनिट क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रो का आप यूनिट निकालें और रो का एमएलटी निकालें। तो जैसे ही आप देखिएगा यूनिट ऑफ रो, तो यूनिट ऑफ रो क्या हो जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ आर का होता है ओम और इसका होगा मीटर स्क्वायर। नीचे मीटर है तो मीटर से मीटर जब कट जाएगा ना तो हो जाएगा आपका ओम मीटर। तो इसका मतलब यूनिट हो गया हम लोगों का ओम मीटर। ठीक है, अब हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप डिस्कस कीजिएगा तो क्या लिख सकते हो आप, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रो। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रो में क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2। आई थिंक ऐसे ही आपके पास हाँ है। तो आप कहिएगा कैसे इसको निकाले आप। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रो नहीं है, अभी ये रेसिस्टेंस है आर का, ओम का, और एक और चीज हो जाएगा इसके लिए, किसका, मीटर का। तो मीटर का क्या होता है, एल। तो जैसे इस दोनों को आप एक जगह करेंगे, मतलब कंबाइन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एम एल क्यूब टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2। तो ये रहा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रो। तो ये तो क्लियर हो गया कि हाँ डायमेंशनल फॉर्मूला इतना होता है, ये भी चीजें इतना होता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो ये बिल्कुल आपको अब कंप्लीट हो गया होगा कि हाँ रेसिस्टिविटी किसे कहेंगे या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस किसे कहेंगे। तो रेसिस्टिविटी भी इसको कहते हैं और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी इसे कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बाद हम लोग बात करेंगे कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसे कहेंगे। तो देखते हैं उसको। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कंडक्टिविटी को। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, विशिष्ट चालकता क्या होता है, अब इसे समझेंगे। तो बहुत आसान होने वाला है। कंडक्टेंस आप देख चुके हैं। तो कंडक्टेंस का मतलब क्या होता था, तो कंडक्टेंस का मतलब होता था जो रेसिस्टेंस था उसके व्युत्क्रम से अच्छा चालकता को परिभाषित करते हैं। तो बस वही बातें हम आपको कह रहे थे ना, एक आपको चीजें समझाए थे कि रुकने का उल्टा चलना होता है, चलने के उल्टा रुकना होता है। तो यही चीज सेम यहाँ है जो हम लोग देख रहे हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, इसका जस्ट अपोजिट होगा कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो कंडक्टिविटी इज डिफाइंड बाय रेसिप्रोकल ऑफ, तो कंडक्टिविटी इज डिफाइंड बाय रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, सीधी सी बात है। तो रेसिस्टिविटी, अच्छा हिंदी में अगर कहें इसको हम लोग तो ये कहेंगे कि विशिष्ट चालकता को विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम से परिभाषित किया जाता है। तो क्लियर सा चीजें है ना, बहुत आसान सा चीजें होने वाला है। तो क्या होता है फॉर्मूला, ये चीजें। अब इसको डिनोट किससे करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, इसको डिनोट करते हैं हम लोग सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होने वाला है, तो हम आपको अभी बताए हैं कि उसके रेसिप्रोकल से इसको डिफाइन करते हैं। तो रेसिप्रोकल का मतलब कि यहां पर हम लोग जो देख रहे थे वो रो था, तो इसका मतलब हो गया सिग्मा इक्वल टू 1/रो होता है। मतलब सीधी सी बात है, अगर हम वही बात यहां पर लिख दें तो दो चीजें लिखेंगे, रो लिखेंगे और सिग्मा लिखेंगे। इसमें होता क्या है कि अगर रो बढ़ेगा, ठीक है, रो बढ़ेगा तो सिग्मा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, जस्ट अपोजिट है ना। और एक बात और ध्यान रखें कि अगर रो डाउन होगा तो सिग्मा क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। तो इसीलिए तो रो जो हमारा सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/रो। अब हम क्या कर सकते हैं, तो यूनिट लिखने की बात करते हैं। तो यूनिट ऑफ सिग्मा, तो सिग्मा का यूनिट, तो सबसे पहले रो का यूनिट आपको जानना जरूरी, तभी तो आप देखें कि रो का यूनिट क्या होता है। तो रो का यूनिट होता है ओम मीटर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स।
तो ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स को महो मीटर इनवर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका यूनिट जो होता है उसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, MHO और मीटर इनवर्स, सीमेन मीटर इनवर्स भी, बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, वो पर डिपेंड करता है कौन कौन सा यूनिट। अब इसका डायमेंशन जो इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, तो डायमेंशन ऑफ सिग्मा, तो डायमेंशन ऑफ सिग्मा क्या होगा, तो डायमेंशन ऑफ सिग्मा सबसे पहले डायमेंशन ऑफ रो याद है आपको ना, तो डायमेंशन ऑफ रो लिखने के लिए याद है आप लोगों की नहीं, तो याद होना चाहिए, याद होना चाहिए आप लोग, क्या याद होना चाहिए, तो जैसे ही तो इसका क्या लिखिएगा, तो ध्यान रहे कि m हम लोग का भी आया है L क्यूब, ठीक है, तो ml क्यूब और T इनवर्स 3 और उसके बाद तो ml क्यूब T इनवर्स 3 A इनवर्स 2। अब जस्ट इसको उलट देना है, उलटना क्यों है, क्योंकि ये तो नीचे आ रहा है ना, ऊपर जाने वाला है, तो ऊपर जाने वाला है तो क्या हो जाएगा, m इनवर्स L इनवर्स 3 P क्यूब, ठीक है, m L T और A स्क्वायर, और ये क्या हो गया, तो ये आपका MLT फॉर्मूला हो गया किसका, तो सिग्मा, इसको सिग्मा नहीं कहते हम, कंडक्टिविटी, वही बात है, उसको सिंबल जो होता है सिग्मा होता है, तो हम क्या कह लेंगे, कंडक्टिविटी का डायमेंशन, कंडक्टिविटी का, तो ये सब 1 मार्क्स, इस सब को स्टार देकर लिखिएगा, ध्यान रहे इस सब को स्टार देकर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब चीजें, इसको स्टार देकर लिखते चलेगा, क्योंकि 1 मार्क्स में पूछा जाता है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को, तो अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं इसको, तो 1 मार्क्स के लिए आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को डीपली समझकर बना लें, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फिजिक्स गुरु।